ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 14 है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था आईपी एड्रेस कैसे देते हैं और कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्किंग कैसे हम लोग बनाते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है एनएफएस। फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल शेयरिंग। नेटवर्क फाइल शेयरिंग, ठीक है। एनएफएस होता क्या है? देखिए, अगर आप एक ऑफिस में हैं, विंडो ओवर से विंडो अगर आपको डेटा शेयर करना हो, आसान है बिल्कुल। बात आती है अगर आपके ऑफिस में लाइनेक्स टू लाइनेक्स अगर आपको डेटा शेयर करना है तो फिर जो प्रैक्टिकल होता है उसका नाम होता है एनएफएस। सवाल आता है कि अगर आपके ऑफिस में क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि अगर आपका काम हो रहा है लाइनेक्स टू विंडो, डेटा कैसे शेयर होता है, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल होता है उसका नाम होता है जी सांभा, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सांभा भी। आज का जो टॉपिक है वो है एनएफएस। तो मैं लिख देता हूं कि एनएफएस का क्या काम होता है। इट इज़ यूज टू शेयर द डेटा। इट इज़ यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन लाइनेक्स टू लाइनेक्स, ठीक है। ये इसका काम होता है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एनएफएस का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप लिखिए इट इज़ यूज 4 वर्जन, ठीक है। सॉरी, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है तो इसका अपना एक पोर्ट नंबर भी होता है। क्या होता है? 2049। ये इसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। चलो, हाँ, यस, पोर्ट नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरी प्रोटोकॉल हैज़ अ पोर्ट नंबर, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब आप देख सकते हो कि इस टाइम पर हमारे पास ये 2 सिस्टम्स हैं, एक है 1, एक है 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कनेक्टिविटी करनी होती है तो ये इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका ब्रिज ऑप्शन पे होना चाहिए, और ये ब्रिज पर ही है। आप इधर भी देख सकते हो, ये भी आपका ब्रिज पर ही है, ब्रिज और ब्रिज, ठीक है। तो ये इतना काम तो मैंने कर दिया। अब इंटरनेट से ही मैं अपना आईपी उठा लेता हूँ। चाहे तो आप अपना आईपी एड्रेस दे दो, चाहे आप इंटरनेट से आईपी एड्रेस दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि NMTUI में आ जाना और इधर जाकर एक्टिवेट, तो एक्टिवेट होते ही इसको अपने आप से आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो इफ़ कॉन्फिग में आप देख सकते हो इसका आईपी एड्रेस क्या है। ये देखिए, ये रहा 1.4। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे कॉपी करके इधर लिख देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने लिख दिया जाकर लाइनेक्स 1 में जो है वो ये रहा आईपी, ठीक है। बात करते हैं 2 की। NMTUI, ठीक है। NMTUI एक्टिवेट और इधर आ जाते हैं बैक पे। इसका देख लेते हैं। तो IPA इसका एड्रेस है 13, ठीक है। तो इसको भी ज़रा मैं ऐसे ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ, सही है जी। तो ये मेरा आईपी हो गया, ये मेरा ये कहानी हो गई। चलो जी, बहुत बढ़िया है। ये मैंने आपको आईपी बता दिया। अब हमें करना क्या है कि डेटा कैसे शेयरिंग होगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पे आ जाओ। मैं फर्स्ट से सेकंड में डेटा शेयर करूँगा, आपकी इच्छा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। अब आपको किस फोल्डर को शेयर करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा एक फ़ोल्डर है सॉफ्टवेयर, ये वाला। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, मैं इसके अंदर आ गया chmod, और मैंने कहा जाकर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ फाइलें बना दी, आपकी इच्छा, टच AA BB और CC। इसके बाद मैंने इसको फुल परमिशन दे दी, chmod 777 और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इधर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। अगर आपको डेटा भी शेयर करना है तो उसके लिए फ़ाइल होती है ETC के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम की एक फ़ाइल होती है, इसी से आपका डेटा शेयरिंग होता है। बात करते हैं एक्सपोर्ट फाइल की। तो मैंने कहा जाकर मेरा फोल्डर का क्या नाम है भैया, नाम है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। इधर मैंने लगाया एस्ट्रिक और इधर मैंने लगाया RW। अब सवाल आता है कि ये एस्ट्रिक क्या चीज़ है।
ये चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड हो गई कि ये तो हमारा फोल्डर का नाम हो गया, लेकिन ये जो एस्ट्रिक है ये क्या चीज़ है? तो एस्ट्रिक की अगर मैं आपसे बात करूं, इधर एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ऑल, हमारे ऑफिस में चाहे 10 की आईपी हो, चाहे 20 की आईपी हो, चाहे 30 की हो, सब के सब इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एस्ट्रिक के प्लेस पर लिख दूं ऐसे, तो जिन कंप्यूटर का आईपी 10 के हिसाब से होगा सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं इधर स्पेसिफिक नेटवर्क, ठीक है। आ जाते हैं जी आईपी पर। तो यहाँ पर जिस कंप्यूटर का स्पेसिफिक आईपी होगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। RW क्या होता है? ये आपकी परमिशन है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आप इसमें रीड भी कर सकते हो और आप इसमें राइट भी कर सकते हो। लेकिन मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊँगा कि ये अभी आपका रीड ओनली भी होगा। RO का मतलब होता है इधर, RO का मतलब होता है रीड ओनली। अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर भी, ठीक है। चलो जी, इतना मैंने आपको बता दिया। चलो अब यहाँ पर आपने जब ये कर दिया तो आपको जब भी आप फाइल में एंट्री करते हो तो हमें इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने चलाया systemctl रीस्टार्ट, और इसकी जो सर्विस होती है उसका क्या नाम होता है? NFS-server, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। एक कमांड और होती है systemctl enable और NFS-server। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं ये कमांड नहीं चलाता हूँ तो क्या होगा? अभी आपने अपने इसको रीस्टार्ट किया, ठीक है जी, काम आपका चल गया। लेकिन अगर आपका सर्वर शट डाउन हो गया, आपने उसको फिर से स्टार्ट किया, तो आपको ये सर्विस फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब आप प्रोडक्शन में होगे तो उधर तो एक एक सर्वर के ऊपर कई 100 काम हो रहे होते हैं। अगर वो धोखे से मेरे से अगर वो शट डाउन हो गया, फिर से अगर मैंने उसको स्टार्ट किया तो फिर ये हमें सब के सब रीस्टार्ट करने पड़ेंगे क्या? तो फिर ऐसे तो हमारा काम बहुत टफ हो जाएगा। तब एक काम होता है इनेबल वाला। इनेबल मैं इसलिए देता हूँ कि जैसे ही ये आपका रीस्टार्ट होगा, सर्विस अपने आप से रीस्टार्ट हो जाए, अपने आप काम हो। तो याद रखना कि आप एज अ इंजीनियर ये हमेशा आपको इनेबल कमांड चलानी चाहिए। सॉरी, ठीक है जी। चलो अब इधर एक चीज़ होती है फायरवॉल। फायरवॉल इधर एक सिक्योरिटी है। फायरवॉल में अगर आप NFS को अलाउ नहीं करते हो तो फिर अगला सिस्टम NFS को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये अलाउ कैसे होता तो मैं लिख देता हूँ, अलाउ NFS इन फायरवॉल। तो फायरवॉल में कैसे अलाउ होता है मैं आपको बता देता हूँ। कमांड होती है जी फायरवॉल -cmd -- परमानेंट, ठीक है, और -- सर्विस, ठीक है, और इजिकल टू मैंने टाइप कर दिया NFS, ठीक है। इसके बाद इसकी 3 सर्विसेज होती हैं। एक होती है फायरवॉल -cmd परमानेंट और -add सर्विसेज। एक होती है RPC बाइंड, ठीक है, RPC बाइंड। एक होती है माउंट डी। 3 सर्विसेज होती हैं। तो फायरवॉल -cmd परमानेंट, ठीक है, -add सर्विस और इजिकल टू माउंट डी, ठीक है। चला दी जाके मैंने। और फायरवॉल -cmd और -- रीलोड। जब भी आप कोई काम करोगे तो ये आपको रीलोड करना आपका मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी काम किया है वो सब चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगे, इसलिए। सही है जी। इसके बाद में अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने क्या डेटा शेयर किया था तो कमांड होती है शो माउंट -e। इस कमांड से आपको आपका शेयर डेटा, तो मैं लिख देता हूँ सीधा शेयर्ड डेटा। आपने क्या डेटा शेयर किया है, शेयर द डेटा। चलो जी,
जब प्रैक्टिकल होगा तो और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आ जाते हैं जी इधर, देखिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया इधर फोल्डर mkdir, क्या नाम दिया मैंने, सॉफ्टवेयर, सही है। इस सॉफ्टवेयर को मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर आ गया और मैंने इसके अंदर कुछ फाइलें बना दी, जैसे AA BB CC, आप कुछ भी रख सकते हो, MP3 MP4 exe फाइल, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको परमिशन दे दी chmod 777, किसको, सॉफ्टवेयर को, हो गई थी परमिशन। अब यहाँ पर जो फाइल होती है वो होती है ETC के अंदर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इस फाइल में आप आ जाओ, आप अपना पाथ बता दो, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके बाद मैंने दे दिया एस्ट्रिक और RW, ये देखो जी। अगर आपका कोई और भी फोल्डर होता तो फिर अगली एंट्री ऐसे ABC और फिर अगला, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी अपना शेयर, अभी तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, सही है ना। ऐसे ही अगर आपके 50 फोल्डर हैं तो 50 की एंट्री आप ऐसे ही करते जाओ। चलो जी, इतना मैंने काम कर दिया। मैंने क्या किया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट और NFS-सर्वर, ठीक है, हो गया जी। रीस्टार्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी इनेबल पे। इनेबल पे आ गए जी, देखिए हो गया ना इनेबल। अब मुझे इसे फायरवॉल में अलाउ करना पड़ेगा, तो मैंने कहा फायरवॉल -CMD -परमानेंट -ऐड -सर्विस, ओके, और इजिकल टू NFS, ठीक है। अगला RPC -bind, ठीक है, हो गया। अगला माउंट डी हो गया जी। इसके बाद मैंने किया इसको रीस्टार्ट, तो ये आप देख सकते हो रीलोड। तो इसका तो काम खत्म हो गया। मुझे अगर ये देखना हो कि मैंने कितना डेटा शेयर किया हुआ है तो कमांड होती है शो माउंट -e। तो देख लीजिए, इसने बताया 2 फोल्डर आपके हैं शेयर, ठीक है। अब मैं सिस्टम 2 पे आऊँगा, अब मैं डेटा एक्सेस करूँगा जाकर इधर से। तो अब सवाल आता है कि डेटा कैसे एक्सेस होगा, तो क्लियर कमांड पे आ जाइए। अब मैं अगला पढ़ा रहा हूँ आपको लाइनेक्स 2 पर, ठीक है, आप इस पे आ जाइए। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर 1 से क्या क्या डेटा आपका शेयर हुआ है। तो कमांड होती है शो माउंट स्पेस -e, और उसका IP क्या है, तो हमारे केस में IP है 1.4, ठीक है। तो चलो इसमें आप देख लेना, और इसके बाद आपको इधर ये माउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो माउंटिंग कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि माउंटिंग आपकी 4 टाइप की होती है, हैं 4 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो सवाल आता है कि अगर इधर मुझे ये टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो जी टेम्परेरी के लिए कमांड होती है माउंट, जिससे आपको डेटा एक्सेस करना है उसका IP बता दीजिए। तो मैंने लिख दिया जाकर 1.4, और कौन सा डेटा, हमने कहा जी सॉफ्टवेयर। मुझे ये डेटा चाहिए सॉफ्टवेयर, और किसके साथ अटैच होता है, मैंने कहा MNT के साथ। सवाल आता है कि परमानेंट पे कैसे काम होगा। तो परमानेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो परमानेंट के लिए जो फाइल होती है ETC के अंदर FS टैब नाम की जो फाइल होती है ना, इसमें आप ऐसे लिखो जाके 192.1.4, ठीक है। और ऐसे किसको उठाना है जी, इस वाले फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को, किसके साथ अटैच होगा, MNT। अच्छा, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि NFS का फाइल सिस्टम क्या होता है। तो NFS का फाइल सिस्टम NFS ही होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है। और ये आपका 0 और ये 0, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, और फिर इसके बाद आपको एक कमांड और माउंट स्पेस -a, आपको काम हो जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैंने क्या कमांड चलाई, शो माउंट -e, और मेरा 192.168.1.4, ओ शो माउंट स्पेस -e, और इधर मैंने कमांड चला दी, इधर जाकर 192.168.1.4, ठीक है। तो देख लीजिए इसने बता दिया। तो सॉरी, तो हमें अगर सॉफ्टवेयर फोल्डर को ही एक्सेस करना है तो आपकी इच्छा, आप टेम्परेरी पर आ जाओ, आप चाहे परमानेंट पर आ जाओ, आपकी इच्छा। मैं टेम्परेरी माउंटिंग पे आ जाता हूँ। क्या कमांड होती है, माउंट 192.168.1.4,
ठीक है, स्लैश सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस फोल्डर को आप मेरे MNT के साथ जोड़ दीजिए। प्रूफ दिखाइए मुझे, तो DF स्पेस -H में आप देख सकते हो, और सीधी MNT में अगर मैं जाऊं तो आप देख सकते हो आपका डेटा। अब आप इधर से अपना इसको आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अगली कमांड बता देता हूँ, rsync। ये नहीं, ये अधिकार सिर्फ आपके रूट को ही होता है, नॉन प्रिविलेज को नहीं होता है, ठीक है। अगले में आ जाते हैं जी। अगली जो कमांड बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, rsync। rsync का जो काम होता है वो आपका बैकअप के लिए होता है, बैकअप। अगर आपको किसी चीज़ का बैकअप पर डे, पर हफ्ते, पर मंथ, पर साल अगर आपको करना है तो फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो rsync कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो rsync में मैं बता देता हूँ, इट इज़ यूज टू डू इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। अब ये क्या चीज़ होती है इंक्रीमेंटल, बताता हूँ। हमने कहा जी MS पेंट में आ जाते हैं जी, ऐसे देखिए। ओह, मेरे पास ये एक सर्वर है और एक ये रहा। मैं चाहता हूँ कि इधर से इधर डेटा मेरा सेव हो जाए। आज क्या डेट है? आज है 29। चलो 29 जनवरी को मैं आया, मैंने 3 फाइलें बनाई, AA, BB और CC। तो मैंने इधर rsync कमांड चलाई, rsync। तो rsync कमांड इधर से इधर आई, तो फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होगा। तो 29 जनवरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें AA भी कॉपी पेस्ट होगा, BB भी और CC भी। सवाल आते हैं 30 तारीख को, 30 जनवरी को। अब आपका बन रखा है इधर DD। तो अगर आपने rsync चलाओगे ना तो 30 जनवरी में पूरा डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होता है, सिर्फ जो आपने चेंजेस किया है वही, मतलब सिर्फ आपका DD ही कॉपी पेस्ट होगा। तो इसी को मैंने क्या कहा, इंक्रीमेंटल, मतलब अगर कोई चेंजेस हैं तो उसी को सिर्फ ये उठाता है, सही है। तो ये आपका हो गया जी इंक्रीमेंटल। चलिए, तो प्रैक्टिकल कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो होता है, अच्छा इसका भी अपना एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर 873, ठीक है। चलो जी, तो ये जो आपका बैकअप है ये आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका होता है लोकल बैकअप, और एक आपका होता है रिमोट बैकअप। बात करता हूँ आपसे लोकल बैकअप की, तो उसी सर्वर का डेटा उसी में ही सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल ETC का डेटा आपका MNT में कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब एक ही सर्वर में अगर काम हो रहा है वन सर्वर में, तो वो होता है लोकल बैकअप। लेकिन अगर एक सिस्टम का डेटा अगले सिस्टम में कॉपी पेस्ट हो रहा है तो वो होता है रिमोट बैकअप, ठीक है। अनदर मैं लिख देता हूँ, अनदर अनदर सिस्टम, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ सेम सिस्टम या सर्वर, ठीक है, सेम, उसी में काम होगा। तो चलिए, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकल बैकअप, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमोट। तो देखिए, लोकल बैकअप की अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल मैंने 2 फोल्डर बना लिए, MKDIR, एक है SQL डेटा और एक है बैकअप, गिव एनी नेम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं SQL डेटा के अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैंने कुछ फाइलें बना दी, टच, AA, BB और CC। अब ये आपका कमांड क्या होती है, rsync -AV, ठीक है। A का मतलब होता है ऑल, V का मतलब होता है वर्बोस, कि जब ये हो तो मुझे ये शो होना चाहिए। तो मैंने कहा SQL डेटा का आपका ये बैकअप के अंदर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे करना होगा। तो मैं अभी एक ही सिस्टम पे आ जाता हूँ, मैंने कमांड चला दी इधर जाकर क्लियर, और इधर मैंने बनाए 2 फोल्डर, MKDIR SQL डेटा,
एसक्यूएल डेटा और एक मैंने बनाया बैकअप, दो बना दिए, ठीक है, एसक्यूएल डेटा और बैकअप। यहाँ पर आ जाते हैं सी डी एसक्यूएल डेटा में, तो यहाँ पर बना दिए मैंने कुछ फाइल टच ए बी बी और सी सी, तो आप देख सकते हो गए ना। अब मैंने क्या कमांड चलाई इधर, आर सिंक हाइफन ए वी, ठीक है, एसक्यूएल डेटा का सारा काम मेरे बैकअप में सेव हो जाए। तो देखिए फर्स्ट टाइम था तो इसने ए को भी कॉपी किया, बी को भी और सी को भी, फुल बैकअप लिया। लेकिन जब आप एसक्यूएल डेटा में आते हो और इधर मैंने कोई फाइल बना दी टच डी और इधर मैंने इससे एग्जिट किया, ये देखिए सी डी, और इधर मैंने फिर से वही कमांड चलाई, तो देखिए इस बार सिर्फ ओनली इसने डी को ही कॉपी पेस्ट किया। देखिए इसने साफ बता रखा कि मैं अपना इंक्रीमेंटल ही काम करता हूँ। अगर मैं एसक्यूएल डेटा में स्लैश एसक्यूएल डेटा में अगर जो मेरी फाइल है विम ए और इसी में अगर मैंने चेंजेस करके कुछ सेव किया है तो ये तब भी उसी चीज़ को ही उठाएगा। देखिएगा सिर्फ ए का ही डेटा इसने उठाया। बात समझ में आई, इंक्रीमेंटल बैकअप। अब मैं समझ में अब मेरा काम ये है कि अब ये इधर हो जाए, ठीक है। तो अब आप अपने सेकंड सर्वर पे आ जाओ, अब इधर से इधर काम हो। तो अब मैं जो अगला पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिमोट बैकअप, मतलब दो सर्वर में काम होगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपने 2 पे आ जाओ, सर्वर 2 पे जहाँ पर आपका बैकअप होना है। आप ऐसे आ जाओ, क्या कमांड चलाओगे, सबसे पहले इधर आप एक फोल्डर बना लो, गिव एनी नेम, हमने कहा माय बैकअप, ठीक है। अब इधर डेटा मेरा कॉपी पेस्ट हो तो मैंने क्या कहा जाके आर सिंक हाइफन ए वी, ठीक है। अब कहाँ से आपका बैकअप होना है, हमने कहा रूट, ठीक है, रूट @ उसका आईपी क्या है 192.168.1.4 और उसमें जो एक फोल्डर है ना एसक्यूएल डेटा, उसका डेटा मेरे माय बैकअप के अंदर सेव हो जाए। सही है, ये काम करना होगा। चलिए आ जाते हैं, आपको प्रूफ दे, तो आप देख सकते हो मैं अभी 2 पर हूँ। मैंने क्या कमांड चला दी इधर mkdir और मैंने नाम दे दिया इधर माय बैकअप, ठीक है। इधर मैंने कमांड चलाई आर सिंक हाइफन ए वी एंड रूट @ 192.168.1.4, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा जाकर कि जो उसका डेटा है ना एसक्यूएल डेटा, ठीक है, वो हमारा माय बैकअप में सेव। तो इसने फर्स्ट टाइम इसने कहा कि आपको इससे अटैच होना है, मैंने कहा यस, यस, ठीक है। और इसका बताइए इस वाले सर्वर का आईपी वो क्या है, पासवर्ड क्या है, तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। तो देखिए हो गया, प्रूफ दिखाइए मुझे। अच्छा मैंने इधर एक्स लगा दिया धोखे से, मुझे यहाँ पे बी लगाना था तो मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन वो हो गया होगा। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं सी डी माय बैकअप के अंदर माय बैकअप, तो देख सकते हो आप, आ गया जी। तो देखिए ये एसक्यूएल डेटा के अंदर सारा आपका डेटा होगा, देखो सही है। सवाल आता है कि अब अगर मैंने एसक्यूएल डेटा के अंदर कुछ बनाया जाकर इधर टच ई, तो देखिएगा अब मैं फिर से वही कमांड चलाता हूँ, ये वाली कमांड, लेकिन इधर मैं आपका वी लगा देता हूँ। तो देखिएगा सिर्फ इसने ई को ही कॉपी पेस्ट करना है, देखिए सिर्फ ई को, इंक्रीमेंटल। बात अंडरस्टैंड हुई जी आप सबको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये वर्क होता है। अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका काम क्लाउड में बहुत ज़्यादा होता है, SSH। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। क्या काम होता है जी, देखो जी आप एक बात समझो, मैंने ये जो अभी आपको ऐसे शो हो रहा है ना कि आप इसके अंदर आप इसके अंदर आते हो, कल को जब आप इंडस्ट्री में होगे तो ये सर्वर कभी फिजिकली आपको एक्सेस नहीं होगा। सर्वर कहीं पर भी हो सकता है, आपके ही ऑफिस में ऊपर के फ्लोर पे हो सकता है, किसी और बिल्डिंग में हो सकता है, किसी और स्टेट में हो सकता है, किसी और कंट्री में हो सकता है, आइदर वो आपके क्लाउड पर भी हो सकता है। जो कंपनी का डेटा सेंटर होता है वो कहीं पर भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो कभी भी आपको फिजिकली ऐसे एक्सेस नहीं होगा। तो अब आप एक चीज़ समझिए, एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, ये मुझे ऑफिस से एक सिस्टम असाइन हुआ है, लेकिन जो मेरा डेटा सेंटर है वो कहीं पर भी हो सकता है, हमारे ऑफिस के ऊपर ही हो सकता है, अदर स्टेट पे हो सकता है, क्लाउड पे हो सकता है। यहाँ पर ये अलग अलग आपके सर्वर्स हैं। आपको मैंने बढ़ाया था कि सर्वर सिर्फ आपके दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनते हैं, एक तो आपका विंडो और एक आपका लाइनेक्स। ठीक है जी। अगर मुझे विंडो के सर्वर पे कुछ काम है तो मैंने इसके कंसोल को एक्सेस करना पड़ेगा। असली ओवस इधर है, लेकिन मैंने इसको रिमोटली उठाया, तो एक प्रोटोकॉल काम में आती है, क्या नाम होता है, RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, सही है। और यहाँ पर बात आती है कि अगर मुझे मेरे लाइनेक्स का अगर कंसोल उठाना है तो तो प्रोटोकॉल आती है जी SSH, सिक्योर सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इसी चीज़ को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं फटाक से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म सिक्योर सेल होता है, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू टेक कंसोल रिमोटली। ठीक है। बात करूं इसके पोर्ट नंबर की, SSH के पोर्ट नंबर जो होता है वो 22 होता है। ठीक है। सर्विस की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्विस होता है SSHD। ये आप, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी जो फाइल होती है वो होती है ETC के अंदर, SSH के अंदर SSHD_config। ये देखिए, लॉग फाइल्स, किस टाइम पर किसने क्या एक्सेस किया, तो उस टाइप की फाइल भी इधर होती है, उसको हमने क्या कहा, लॉग फाइल। तो देखिए वैर के अंदर, लॉग के अंदर सिक्योर। ठीक है, हो गया जी। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए अब अभी मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 सिस्टम हैं। एक है लाइनेक्स 1 है, इसका IP है 192.168.1.4। एक है लाइनेक्स 2 है, ठीक है, इसका IP क्या था हमारा, देख लेते हैं एक बार ज़रा, मैं भूल गया, IPA, इसका IP है 13। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 192.168.1.13 है ना, 1. सवाल आता है कि हमारा विंडो भी तो है, तो विंडो में क्या है, तो विंडो में अगर मैं आऊँ ऐसे CMD में और IP कॉन्फ़िग है ना, IP कॉन्फ़िग, तो देखिए ज़रा इसका IP क्या है 18, देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, विंडो का IP क्या है 192.168.1.18। चलो ठीक है, बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई। तो यहाँ पर अब मैं जो पहला प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा, लैब 1, टेक SSH, ठीक है, फ्रॉम लाइनेक्स से कैसे SSH होता है, विंडो से कैसे होता है, एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्री में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने पहले सर्वर पर, और इधर मैंने बनाए अपने 3 यूज़र, AA, BB और CC, और एक आपका रूट तो है ही है, रूट तो हमारा है ही है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि एक आपका रूट है। सवाल आता है कि अब आप SSH कैसे उठाओगे अपने लाइनेक्स ओवर से, ये हमारा एक अगला सवाल हो गया, कैसे उठाएंगे SSH। अगर आपको रूट से SSH उठाना है तो आप यहाँ पे रूट लिख दो, अगर AA तो आपकी इच्छा, मैंने कहा root@192.168.1.4, बस उसका IP डाल दो जाकर। बात करूँ आपसे विंडो की, विंडो में आपका जो होता है वो भी सेम ही कमांड होगी, मैंने कहा SSH/AA@192.168.1.4। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की अभी मैं आपसे बात करूँगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं जी। पहले मैं एक काम करता हूँ,
आई जस्ट गिव द होस्ट नेम ताकि हमें ये पहचानने में दिक्कत ना आए। तो देखो मैंने इसको अपना होस्ट नेम दे दिया रेड हैट। मैंने इसको एक होस्ट नेम दे दिया है, ये देख सकते हो आप होस्ट नेम, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया सर्वर 1, तो आप देख सकते हो बैश आ रहा है जी, देखो सर्वर 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ होस्ट नेम सर्वर 2, ठीक है सर्वर, ओह मैंने गलत नाम दे दिया, सर्वर स्पेस नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और बैश देखो जी सर्वर 2, ठीक है। तो सर्वर 1 सर्वर 2 सही है ना। इधर आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि SSH आप कैसे उठाओ। मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा उससे पहले मैंने इधर बना लिए 3 यूज़र ऐड AA, ठीक है। पास WD AA, मैंने कहा हाँ जी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही मैंने बनाया जाकर BB, सॉरी, और यहाँ पर मैंने दे दिया पास WD BB, और इसको भी मैंने एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने दे दिया CC, ठीक है। पास WD की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए CC 1 2 3 1 2 3, सही है ना। मेरे पास अभी 4 अकाउंट्स हो गए, AA BB CC और रूट। अब अगर मैं इधर आऊँ तो देखिएगा, अगर मुझे रूट से SSH करना है तो उसका IP क्या है 192.168.1.4। तो इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो लीजिए मैंने रूट का पासवर्ड दे दिया। अब मैं कहाँ पर हूँ आप खुद देख सकते हो, मैं 1 पर हूँ। मैं इधर जो भी काम कर, मैंने कहा क्लाउड, तो देखिए इधर भी एक क्लाउड नाम का फोल्डर आ चुका होगा। कहाँ पर, ये देखिए आया ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो आप भी एक बात ध्यान रखना कि कंपनी में कभी भी आपको फिजिकल सर्वर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही SSH करना पड़ता है। जब मैं क्लाउड पढ़ाऊँगा तो उधर भी ऐसा ही काम होता है जी। चलो जी, इधर मैंने अब यहाँ से मैं एग्जिट हो गया। चलो अब मैं AA से अगर स्टार्ट होना चाहूँ तो हाँ जी आप AA से भी हो सकते हो, AA 1 2 3, ठीक है। ये देखिए आ गया AA में, है ना। अब ऐसे ही अगर मुझे BB अकाउंट से शुरू होना हो, BB अकाउंट से, तो आप ऐसे आ जाओ BB अकाउंट पे, ठीक है। BB गिव द पासवर्ड, देखो आ रहा हूँ, देखो आया ना BB अकाउंट से। ऐसे ही मैं आ जाता हूँ CC अकाउंट से, तो देख लीजिए जी मैं अभी सारे अकाउंट से स्टार्ट हो सकता हूँ, सही है जी, देख लीजिए, अंडरस्टूड ना। अगर मैं आपके विंडो पे आऊँ तो विंडो से कैसे काम होगा, सेम टू सेम कमांड है SSH। अगर आपको रूट से स्टार्ट होना है तो रूट @192.168.1.4, ठीक है। पासवर्ड डाल दो डाकर यस, और पासवर्ड डाल दो आप रेड हैट, तो देखिए आ गया ना। कुछ भी कर सकता हूँ मैं अब, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर मुझे AA से होना है तो मैं AA टाइप कर देता हूँ, AA मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, लीजिए इसके बाद मैंने दे दिया इधर BB अकाउंट, ये देखिए BB 1 2 3, ठीक है। और BB अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो आ गए ना। अब की बार मैंने दे दिया CC अकाउंट, तो देखिए CC, सही है ना। अब मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है पुटी, एक होता है मोबा स्ट्रीम सॉरी मोबा स्ट्रीम, और भी होते हैं बहुत सारे, काफ़ी सारे हैं। तो चलो मैं पुटी पे आ जाता हूँ। तो मैंने कहा जाकर कि ये लीजिए आप, गूगल पे आ गए जी हम, और गूगल पे आने के बाद में इधर मैंने टाइप किया पुटी डाउनलोड, ठीक है, पुटी डाउनलोड। आप ऐसे आ जाओ, सिंपल क्लिक करो जाकर, और क्लिक करने के बाद में आप ऐसे आ जाओ, ये देखिए सामने ये आपके एक साइट ओपन हो जाएगी। आप इधर आ जाओ, देखो putty.exe, सिंपल आपने ऐसे क्लिक किया, देखो जी ये अभी आपका आ जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो गया। सिंपली क्लिक क्लिक क्लिक, और ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, और ये इंस्टॉल्ड होकर ऐसा आइकन आ जाएगा, ये देखो ये वाला। क्लिक करो जाके भैया, तो लीजिए सामने आप अभी आपके ये ऐसे ओपन हो जाता, देखो। बताइए आपको किस सर्वर का IP है। आप चाहे तो इधर भी ऐसे टाइप कर, जैसे AA @ आप इधर भी ऐसे भी टाइप
कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो बाद में भी टाइप कर सकते हो। मैंने कहा कि मेरा जो सर्वर का आईपी है वो 4। इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपको किस अकाउंट से शुरू होना है। अब आप ए से स्टार्ट हो जाओ, बी से, सी से, रूट से, आपकी इच्छा। मैं शुरुआत हूँ सी अकाउंट से। सॉरी 1 2 3, ये देखिए पासवर्ड शायद गलत हो गया। 1 2 3, ये देखिए हो गया ना। मैं स्टार्ट, देखो सही है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि देखो भैया कैसे आप स्टार्ट हो सकते हो किसी भी अकाउंट से SSH। सवाल आता है कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जी? आप सबको पता है कि रूट हैज़ फुल पावर। अगर कोई मेरे रूट को, पासवर्ड को जानता है और वो बाहर से अगर वो रूट से स्टार्ट हो गया तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इंडस्ट्री में कभी भी रूट आपका SSH में इनेबल नहीं होता है। तो अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, लैब 2, डिसेबल रूट, ठीक है, इन SSH। तो SSH में रूट कैसे आपका बंद होगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर आ जाओ, SSH के अंदर SSHD_config, ये वाली फाइल पर, ठीक है। तो हम इस फाइल पे आ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गए यार। विम ETC के अंदर, ठीक है, ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, ये SENU, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया जाकर। तो आपको कहाँ पर आना है? देखिए आपको आना है 43 नंबर पे। 43 कहाँ पर है जी? ये देखिए, परमिट रूट लॉगिन, इधर इसमें लिख रखा है यस। आपको क्या करना है जी? आपको सिर्फ इधर टाइप करना है नो, कि नहीं, अलाउ मत करो। कौन से नंबर पे मैंने कर रखा है मैं इसको ज़रा आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेव और एग्जिट कर दिया जाकर। अब आप एक बात समझिए, इस फाइल में आप जब भी चेंजेस करते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म द कर्नल। तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर और देखिए ज़रा, मैंने कमांड चलाई सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, अब यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप चाहे कोई भी ओवर से आ जाओ। अगर मैं ऐसे रूट से अगर मैं अब स्टार्ट होना चाहूँगा तो ये अब अलाउ नहीं करेगा। हाँ, AA से, BB से, CC से, उससे आप स्टार्ट हो सकते हो, लेकिन इससे नहीं होगे। वहीं पर अगर मैं AA से या CC से अगर मैं स्टार्ट होना चाहूँ तो हाँ जी, देखिए आप अलाउड हो। सेम चीज़ आपके विंडो में भी आ जाएगी। गिव द पासवर्ड, देखिए, और सेम चीज़ आपके पुटी में भी, ठीक है, सेम सिनेरियो। अंडरस्टूड ना। तो ये आपका हमेशा इंडस्ट्री में आपका रूट हमेशा बंद होता है। सवाल आता है कि अलाउ स्पेसिफिक यूज़र, अभी क्या है? अभी आपका AA भी अलाउड है, BB भी अलाउड है, CC भी अलाउड है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ ओनली AA ही अलाउड हो, BB ना अलाउड हो, सिर्फ CC ना अलाउड हो, सिर्फ AA ही अलाउड हो। तो कैसे होगा? आप अपनी फाइल को खोलिए जाकर, ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config वाली फाइल को खोलिए। फाइल के एकदम आखिरी में आ जाइए और लिखिए जाके, एक कैपिटल होगा अलाउ और U भी कैपिटल है, अलाउ यूज़र्स। किस किस को अलाउ करना है? तो मैंने कहा जी AA को। अगर आपको BB को भी अलाउ करना है तो स्पेस के साथ BB, स्पेस के साथ CC, ऐसे। लेकिन मैं अभी सिर्फ AA को ही अलाउ करना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास ग्रुप है तो फिर आपका ग्रुप पे काम होगा जाकर @ ठीक है। तो आपका अगर ग्रुप है तो फिर ऐसे होगा, अलाउ और ग्रुप्स। अलाउ ग्रुप्स क्या क्या होगा? हमने कहा सेल्स आपका हो जाएगा, HR होगा, ऐसे, ठीक है। और जो मैंने आपको सिखाया था कि फाइल में अगर कोई भी चेंजेस किया तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट और SSHD, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। आ जाते हैं जी इधर। तो मैंने आपको दिखाया था कि अभी मैं AA से, BB से, CC से स्टार्ट हो सकता हूँ। एकदम फाइल के आखिरी में आ जाइए जी और लिखिए जाकर इधर ऐसे, अलाउ ALLO यूज़र्स। तो देखिए किसको अलाउ किया हमने कहा ऑलरेडी AA को। तो चलिए
ए को मैंने ऐसे अलाउ कर दिया है, और इसके बाद सिस्टम CTL रीस्टार्ट वाली कमांड चलाना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं चलाओगे तो फिर चेंजेस अप्लाइड नहीं होंगे। तो सिर्फ अब सिर्फ आपका ए से ही होगा। देखिए पहले मैं CC से बड़ी आसानी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन नहीं, जो काम इधर हो रहा है वही काम आपके विंडो में भी होगा। देखिए लेकिन अगर मैं ए से जाऊंगा तो हाँ जी, ए से तो आप अलाउड हो। ये देखिए है ना, सेम चीज़ आप अभी आपके इधर भी होगी और सेम चीज़ आपके पुटी में भी होगी। सही है जी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब इंडस्ट्री में, अब मुझे आप एक बात बताओ, किसी को अगर आपका पासवर्ड मालूम पड़ गया तो फिर तो वो पासवर्ड डाल के कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो इंडस्ट्री में ऐसे काम नहीं होता है। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है बताता हूँ। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ लैब, ठीक है। अगली लैब होगी क्या होगा, यूज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेट, सॉरी नॉट पासवर्ड, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हाँ जी, क्लाउड में भी इसी पे ही काम होता है, ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, तो देखिए अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ये था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। कैसे वर्क होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका सर्वर है, ये आपके और कोई सर्वर है, ठीक है। अब इनको अगर ऐसे उठाना, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक फाइल बना ली, इन्होंने एक की बनाई, की के अंदर पासवर्ड है इनक्रप्टेड फॉर्म में। इसी की को एक कॉपी इन्होंने इनके पास भी सेंड कर 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 दी। अब एक की इसके पास है जो ताला है, एक चाबी इसके पास है, एक चाबी इसके पास है। अब जब आप SSH उठाओगे तो ये फाइल का ऑथेंटिकेशन आपको देना पड़ेगा। जब ये फाइल के कोड सेम होंगे तभी ये इसको उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। इधर आप पासवर्ड का काम नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में ये फाइल है तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप अपने सर्वर 2 में आ जाओ, लाइनक्स 2 में। आपको सबसे पहले की बनानी पड़ेगी। तो क्या कमांड होती है, SSH-keygen, ये वाली कमांड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 फाइलें आपकी क्रिएट होती हैं, ID अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर, अच्छा जैसे आप बनाओगे तो एक फोल्डर आ जाएगा .ssh। इस फोल्डर के अंदर आप आ जाओ, और इस फोल्डर के अंदर आने के बाद में आपके सामने 2 फाइलें आएंगी। एक होती है ID_RSA और एक होती है ID_RSA.pub। ये 2 फाइलें आपकी क्रिएट होंगी। इसको मैंने क्या कहा, प्राइवेट की। ये होता है प्राइवेट की, ठीक है। और ये आपका होता है पब्लिक की, क्योंकि इसके आखिरी में पब्लिक है, तो मैंने लिख दिया इधर पब्लिक की। अब आप एक बात समझिए, हमेशा आपको ये की इसको शेयर कर हमेशा पब्लिक की ही शेयर। तो मैं लिख देता हूँ, ऑलवेज पब्लिक की शेयर, ठीक है। सिर्फ पब्लिक की ही आपकी शेयर होती है। तो क्या कमांड होती है जी, SSH। अब आपको ये की को अपने सर्वर तक पहुंचाना है, तो कमांड होती है SSH-copy-ID और सेम परमिशन, मतलब -i और रूट और @ सर्वर का नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा 192.168.1.4, ठीक है इसमें। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं अभी 2 पर हूँ। इधर पहले से एक फोल्डर होगा .ssh, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। .ssh ये हटा दिया, देखो अब कोई फोल्डर नहीं है इधर। और इधर भी क्या कोई SSH है क्या, ls--ac नहीं है, ठीक है। इधर आपका SSH नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने इधर एक की बनाई, की जनरेटर। तो की-gen होता है, क्या कमांड थी, SSH, हाँ SSH-keygen, ठीक है, ये कमांड होती है। तो देखो इसने क्या कहा कि मैं एक फोल्डर बनाऊंगा .ssh, उसके अंदर ये वाली एक फ़ाइल बनाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है आप बना दीजिए।
आप एंटर कर दिया तो बन गया होगा। प्रूफ दिखा दीजिए मुझे। तो देख लीजिए आप, ls स्पेस हाइफन एस ए से डॉट एस एस एच, सी डी डॉट एस एस एच में जब आप आ रहे हो तो आप देखो दो फाइलें हैं, आई डी डॉट और ये पब। तो ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आई डी अंडर स्कोर आर एस ए डॉट पब, ये जो फोल्डर है ना, ये वाली फाइल आपका, इसके अंदर क्या है कोड, IFT8, ये वाला कोड है। अब इसी को मुझे मेरे सर्वर के पास भेजना है, तो कैसे भेजूंगा, SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID, और हाइफन आई का अर्थ होता है सेम परमिशन, सेम परमिशन। किसको भेजना है आपको, तो मैंने कहा रूट, जिसका IP ये है 168.1.4, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा। तो देखिए रेड हैट हो गया होगा। इसने क्या कहा, आएगा अभी, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर क्यों ऐसा कहा, क्योंकि मैंने तो रूट यहाँ पर मैंने तो स्टॉप कर रखा रूट ना, याद करो SSH वाली फाइल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फटाक से आ जाता हूँ SENU और 43 नंबर पे आकर मैंने किया इधर यस, ठीक है, यस पर आ जाइए, और इसको मैंने किया ऐसे सेव और एग्जिट, और फिर से सिस्टम CTL रीस्टार्ट, ठीक है। अब आपका हो जाएगा। तो लीजिए मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया रेड हैट, तो देखिए ज़रा, बोल रहा है कि अभी भी नहीं है। तो अब क्यों नहीं है भैया बोल रहा है कि पासवर्ड गलत बता रहे हो आप। तो root@, मैंने पासवर्ड दे दिया REDHAT, यही पासवर्ड तो है, ऐसा क्यों बोल रहा है। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ अभी और भी तो है, ये अलाउ यू वाली कमांड है ना, इसी वजह से। अब हो जाएगा, मैंने चलाई कमांड REDHAT, लीजिए बिल्कुल होगा जी। बोल रहा है कि नहीं अभी भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भैया, सर्विस मैंने इधर से रीस्टार्ट कर दिया। एक बार ज़रा मैं देख लेता हूँ कि मैंने ये अलाउ किया है ना, SENU 43 नंबर पर, 43, हाँ सही है, बिल्कुल सही है जी, होना चाहिए, अभी होगा। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, मैं इसको फिर से काट रहा हूँ, और मैंने कहा 124, ठीक है। बताइए पासवर्ड क्या होगा, मैंने कहा रेड हैट, हो गया। देखिए इसने क्या कहा कि उधर मैंने कुछ फाइलें ऐड की है, मुझे आप प्रूफ दिखाइए। तो देखिए अब आप यहाँ पर आया ना .ssh, पहले नहीं आ रहा था। cd.ssh में अगर मैं आऊँ तो इधर फाइल का नाम चेंज हो जाता है, ऑथराइज्ड हाइफन की हो जाता है। अगर मैं आपको फाइल का कोड दिखाऊं तो देखिए वही कोड है ना, IFTP8, मैंने क्या कहा था, कोड सेम होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ अब मैं अगर लिखता हूँ जाकर root@ और 192.168 और 1.4, तो देखिए इसने मुझसे पासवर्ड पूछा ही नहीं। बात अंडरस्टैंड हुई, पासवर्ड मुझसे इसने पूछा ही नहीं, ठीक है। अब सवाल आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इधर AA लिख रहा हूँ, तो देखिए इसने तो मुझसे ये पासवर्ड मांगा है। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बिल्कुल स्टॉप ही हो जाए। तो इसके लिए आप अपनी फ़ाइल को खोलिए, फिर दोबारा से जाकर SSH वाली फ़ाइल को, और इस वाली फ़ाइल में आप ऐसे आ जाइए, SENU 7 नंबर पे आ जाइए, 70 नंबर पे। तो देख लीजिए आप, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, आपने कहा नहीं, नो। तो लीजिए इसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, सिस्टम CTL टाइप कर देते हैं, सिस्टम CTL रीस्टार्ट और SSHD। तो देखिएगा, जो आप पहले इसको पासवर्ड से उठा पा रहे थे, अब ये आप नहीं उठा सकते। तो देखिए मैंने दे दिया, देखिए इसने साफ कहा कि नहीं, परमिशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं रूट से आऊँगा तो देखिए ये हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको SSH पूरा पढ़ा दिया, सही है।
चलो जी, अब आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, NFS पढ़ाया और SSH के अलावा भी तो पढ़ाया था कुछ, NFS, आर सिंह पढ़ाया और SSH पढ़ाया, ठीक है, आर सिंह पढ़ाया और SSH पढ़ाया। कल मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि RPM और यम सर्वर, कल मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास इतनी ही होगी। कोई अगर